वेलकम टू द चैनल बेट करिकुलम। आज का हमारा टॉपिक है पेपर फर्स्ट से शिक्षा के सामाजिक आधार। तो शिक्षा के सामाजिक आधार क्या हैं? सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के सामाजिक आधार का सबसे पहले अर्थ समझते हैं कि अगर हम बात करेंगे सामाजिक आधार का तो वो कौन से होंगे और शिक्षा में उनका कैसे उपयोग किया जाएगा। तो शिक्षा के सामाजिक आधार का अर्थ यह है कि शिक्षा की व्यवस्था समाज की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं और आदर्शों के आधार पर की जानी चाहिए। तो शिक्षा के सामाजिक आधार का अर्थ यह होता है कि शिक्षा की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि वो सामाजिक आवश्यकताओं के अधीन हो, आकांक्षाओं के अधीन हो और सामाजिक आदर्शों के आधार पर बनी होनी चाहिए। शिक्षा के द्वारा बालकों में ऐसी सामाजिक गुणों का विकास किया जाना चाहिए जिससे वे अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें, अधिकारों का उपयोग कर सकें तथा समाज और देश के योग्य, कुशल एवं समर्पित नागरिक बन सकें। तो शिक्षा का यह कार्य होता है कि सामाजिक गुणों को विकसित करना हर एक व्यक्तित्व में, ताकि वह अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें और अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें, समाज और देश में कुशल और एक समर्पित नागरिक बन सके। तो ये जो है शिक्षा के सामाजिक आधार का अर्थ होता है। इसके बाद देखेंगे कि शिक्षा प्रक्रिया के तीनों अंग शिक्षार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम समाज के अंग होते हैं। तो शिक्षार्थी और शिक्षक और पाठ्यक्रम ये तीनों ही शिक्षा की प्रक्रिया के तीन मेन अंग होते हैं, तीन प्रमुख अंग हैं। तो समाज के अंग ये इसीलिए शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया माना जाता है, क्योंकि शिक्षा के तीन अंग ये समाज के ही अंग हैं। शिक्षार्थी भी समाज में रहने वाला एक व्यक्ति है, शिक्षक भी समाज में रहने वाला एक व्यक्ति है और पाठ्यक्रम भी समाज के व्यक्तियों के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। इसलिए शिक्षा जो है एक सामाजिक प्रक्रिया मानी गई है। इसका अर्थ यह होता है कि शिक्षा प्रक्रिया के विभिन्न अंग सदैव ही समाज के स्वरूप से प्रभावित होते हैं। तो शिक्षा की जो प्रक्रिया है इसके विभिन्न अंग होते हैं और ये सारे ही अंग समाज के स्वरूप से ही प्रभावित होते हैं। फिर दूसरा आता है कि शिक्षा के उद्देश्य समाज की आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। तो शिक्षा के जितने भी उद्देश्य होते हैं वो समाज की आवश्यकताओं के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। फिर शिक्षा के पाठ्यक्रम में नए नए विषयों का समावेश समाज की वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है। तो शिक्षा में वो सारे पाठ्यक्रम को इंक्लूड किया जाता है जो नए नए विषयों पर आवेशित हैं और इसमें समाज में जो है समावेश किया जाता है इनके द्वारा। फिर चौथा आता है कि शिक्षा की शिक्षण विधियाँ समाज के स्वरूप पर ही निर्भर करती हैं। तो कैसे बच्चों को एजुकेशन दी जाए, कैसे शिक्षा दी जाए, उसकी विधि क्या होनी चाहिए, ये भी हमारे समाज के स्वरूप पर डिपेंड करती है। फिर पांचवा आता है कि अनुशासन में सामाजिक दृष्टिकोण को अधिक महत्व देना चाहिए। तो अनुशासन के लिए सामाजिक दृष्टिकोण का महत्व बताया गया है। फिर छठा है इसमें कि शिक्षा की प्रक्रिया समाज की संस्कृति से नियंत्रित होती है। तो शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से हमारी संस्कृति से नियंत्रित की जाती है। अब देखेंगे कि समाजशास्त्र का ऐतिहासिक परिदृश्य क्या है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट क्या रहा है सोशियोलॉजी का। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। व्यक्ति और समाज एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। तो व्यक्तियों और समाज में आपस में घनिष्ठ संबंध होता है। एक के बिना दूसरे का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। अगर व्यक्ति है तो समाज के बिना है तो व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है, और अगर समाज है व्यक्ति के बिना है तो समाज का वहाँ पे कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो व्यक्तियों के अभाव में समाज का कोई भी प्रभाव महत्व नहीं होता है। अगर व्यक्तियों का अभाव है तो उस समाज में कोई भी जो है उसका महत्व नहीं रह जाता है। समाज के अभाव
में व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता है, और जब समाज नहीं होगा तो व्यक्ति नहीं जिंदा रह सकता है, अपना विकास नहीं कर सकता है। तो बिना समाज के किसी भी व्यक्ति को जीवित रहना या उसका विकास होना संभव नहीं होता है। समाज एक मूर्त संकल्पना है जिसका भवन व्यक्ति की नींव पर निर्भर करता है। तो समाज कैसे उच्च स्तर तक जाए, इसकी नींव जो है व्यक्ति होता है, उसकी नींव व्यक्ति है। फिर प्राचीन काल से ही व्यक्ति और समाज के संबंधों पर विचार किया जाता रहा है। तो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट के लिए कुछ डेफिनेशन दी गई हैं प्लाटो के अनुसार और अरस्तु के अनुसार। ये डेफिनेशन है, पहली डेफिनेशन है प्लाटो के अनुसार, जिन्होंने बताया है कि व्यक्ति ठीक उसी प्रकार व्यवहार करता है जिस प्रकार से समाज उसे व्यवहार करना सिखाता है। तो व्यक्ति का व्यवहार समाज पर निर्भर करता है कि व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है, वो वैसे ही व्यवहार करेगा जैसे उसे समाज सिखाता है। तो व्यक्ति का व्यवहार करना पूरी तरह से समाज पर निर्भर करता है। व्यक्ति का व्यवहार उस समाज की उपज है, तो व्यक्ति का व्यवहार करना उसी समाज की उपज होता है जिसमें वह जन्म लेता है और जिसमें वह उसका पालन पोषण होता है। अब दूसरी डेफिनेशन है अरस्तु के अनुसार, एरिस्टोटल ने यह डेफिनेशन दी है। इनका कहना था कि कोई भी व्यक्ति संपूर्ण संसार को अपने कहने से इकार देता है यदि उसे यह पता चल जाए कि उसे संसार में अकेले रहना होगा। तो कोई भी व्यक्ति हो वो समाज को इनकार कर देता है अगर उसे ये पता हो कि उसे समाज में अकेले ही जीवन यापन करना है। ये क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है कि वह अपना जीवन यापन अकेले कर सके। तो ये डेफिनेशन थी अरस्तु के अनुसार। अब देखते हैं समाजशास्त्र का अर्थ और परिभाषा। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी। हिंदी का समाजशास्त्र शब्द सोशियोलॉजी शब्द का रूपांतरण है, तो अंग्रेजी में सोशियोलॉजी जो शब्द है उसी का रूपांतरण है हिंदी का शब्द समाजशास्त्र, ये रहा। फिर अंग्रेजी का सोशियोलॉजी शब्द जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहला शब्द है इसमें सोशियो, दूसरा है लॉजी। इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है सोशियोलॉजी। तो सोशियो का अर्थ होता है कि समाज से संबंधित, और लॉजी का अर्थ होता है ज्ञान या विज्ञान। इस प्रकार सोशियोलॉजी का शाब्दिक अर्थ हो जाता है कि समाज से संबंधित विज्ञान या समाज से संबंधित ज्ञान। तो समाज से संबंधित जो भी ज्ञान होगा, जो भी विज्ञान होगा, उसको हम सोशियोलॉजी कहेंगे। तो समाज के से संबंधित विज्ञान या जिसके द्वारा समाज में अध्ययन किया जाता है, समाज के विषयों पर अध्ययन किया जाता है, उसको सोशियोलॉजी कहते हैं। समाज का अर्थ होता है कि यहाँ मानव समाज से है, तो मानव समाज यहाँ पे ज़्यादा निवास करता है, इसलिए समाज से यहाँ पे तात्पर्य मानव समाज से होता है। इस प्रकार समाजशास्त्र केवल मानव समाज का ही अध्ययन करता है। तो समाजशास्त्र सिर्फ मानव समाज का ही अध्ययन करता है। फिर कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं सोशियोलॉजी के बारे में। तो इसमें सबसे पहले डेफिनेशन दी है ऑगस्ट कॉम्टे ने सोशियोलॉजी के बारे में अपनी डेफिनेशन दी है कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक प्रगति का विज्ञान है। ऑगस्ट कॉम्टे का कहना था कि समाजशास्त्र जो है सोशियोलॉजी वो कहीं ना कहीं सामाजिक व्यवस्था है पूरी तरह से, और सामाजिक प्रगति, समाज में जो उन्नति हो रही है उसी का विज्ञान कहा जाता है समाजशास्त्र। फिर दूसरी डेफिनेशन थी गिलिन ग्लेन के अनुसार। उनका कहना था कि व्यापक अर्थों में समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव समूह के संयोग से उत्पन्न होने वाली अंत क्रियाओं का अध्ययन करता है। तो मानव समूह के संयोग से जो अंत क्रियाएं होती हैं उन्हीं का अध्ययन करना समाजशास्त्र होता है। ये गिलिन एंड गिलेन के अनुसार डेफिनेशन थी। फिर थर्ड डेफिनेशन दी थी मैक्स वेबर ने। तो मैक्स वेबर ने भी
बताया है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का विश्लेषणात्मक बोध करता है। तो सामाजिक क्रियाओं का विश्लेषण करना, उनका बोध कराना समाजशास्त्र का अध्ययन है, समाजशास्त्र का विज्ञान है। ये मैक्स वेबर ने बताया था। अब हम बात करेंगे समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर्स को रखा गया है समाजशास्त्र में। तो समाजशास्त्र की विषय वस्तु के संबंध में विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, जिसमें नाम आता है डुर्किम का। तो डुर्किम ने 3 तरह से कैटेगराइज किया है समाजशास्त्र को। इन्होंने सबसे पहला बताया था कि सामाजिक स्वरूप शास्त्र होता है, दूसरा था सामाजिक शरीर शास्त्र, तीसरा था सामान्य समाजशास्त्र। तो इसमें सबसे पहला सामाजिक स्वरूप शास्त्र था, मतलब कि सामाजिक रूप से स्वरूप क्या है ये देखना सामाजिक स्वरूप शास्त्र का अध्ययन था। सामाजिक शरीर शास्त्र ये कहीं ना कहीं शरीर से रिलेटेड था। फिर सामान्य समाजशास्त्र जो था वो जो है पूरी तरह से समाज से रिलेटेड था। अब बात करेंगे जेम्स बर्ग के अनुसार। तो इन्होंने कैटेगराइज किया है 4 तरीके से। 4 तरीकों में पहला तरीका था, पहला भाग था इसमें कि सामाजिक स्वरूप शास्त्र, जैसा कि डुर्किम ने कैटेगराइज किया था। और दूसरा इसमें इन्होंने दिया था सामाजिक नियंत्रण, मतलब कि सोशल कंट्रोल होना जरूरी है। फिर थर्ड था सामाजिक प्रक्रियाएं, तो सोशल प्रोसेस कौन से हो रहे हैं, कौन सी गतिविधियां हो रही हैं समाज में, ये भी एक पार्ट था। चौथा पार्ट था सामाजिक व्याधिकी। तो ये 4 पार्ट जेम्स बर्ग के अनुसार बताए गए। अब देखेंगे कि शैक्षिक समाजशास्त्र का अर्थ और परिभाषा क्या है। तो शैक्षिक समाजशास्त्र के लिए शिक्षा और समाज के घनिष्ठ संबंधों ने शैक्षिक समाजशास्त्र को जन्म दिया है। तो शिक्षा और समाज में जो संबंध था घनिष्ठ, उसकी वजह से शैक्षिक समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है। इसमें डुर्किम का कहना था कि शिक्षा मूलतः अपने स्वरूप, उद्भव एवं कार्य की दृष्टि से एक सामाजिक क्रिया है। तो डुर्किम ने बताया कि शिक्षा अपने स्वरूप से, अपने उद्भव से और अपने प्रकार्य की दृष्टि से एक सामाजिक प्रक्रिया मानी जाती है। फलतः शिक्षा का सिद्धांत किसी अन्य विज्ञान की अपेक्षा समाजशास्त्र से स्पष्ट रूप से संबंधित है। तो शिक्षा जो है वो सीधे ही समाजशास्त्र से उसका संबंध होता है, इसके लिए किसी अन्य विज्ञान की उसे जरूरत नहीं होती है। शैक्षिक समाजशास्त्र में समाजशास्त्र के उन सभी सिद्धांतों को अपनाया जाता है जो शिक्षा के सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों पक्षों को प्रभावित करते हैं। तो शैक्षिक समाजशास्त्र जो है इसमें समाजशास्त्र के सभी सिद्धांत को अपनाया जाता है, चाहे वो सैद्धांतिक पक्ष हो और चाहे वो व्यवहारिक पक्ष हो शिक्षा के। तो शैक्षिक समाजशास्त्र में दोनों ही पक्षों को अपनाया गया है। अब बताया गया है कि पेनी की प्रसिद्ध पुस्तक थी प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन। तो पेनी के अनुसार एक पुस्तक दी गई थी प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी प्रकाशित हुई थी, जिसमें इन्होंने यह एक नवीन विज्ञान है ये बताया। तो पेनी का कहना था कि सोशियोलॉजी एक नवीन विज्ञान है जो समाजशास्त्र और शिक्षा को जोड़ता है। तो समाजशास्त्र को और शिक्षा को जोड़ने का काम करता है। उन्होंने शैक्षिक प्रक्रियाओं को व्याख्या समाजशास्त्र के सिद्धांतों के आधार पर की है। तो पेनी ने सारी शैक्षिक प्रक्रियाएं जो होती हैं उनकी व्याख्या समाजशास्त्र के सिद्धांतों के आधार पर ही की है। अपनी इस व्याख्या में उन्होंने बताया कि इस प्रकार सामूहिक जीवन पर शिक्षा और समाज का प्रभाव पड़ता है। तो इस व्याख्या के द्वारा पेनी ने यह बताया कि सामूहिक जीवन जो व्यक्ति जी रहा है उस पर शिक्षा और समाज का प्रभाव पड़ता है। फिर ब्राउन के अनुसार बताया गया कि शैक्षिक समाजशास्त्र
तथा उसके सांस्कृतिक वातावरण के बीच होने वाली अंतःक्रिया का अध्ययन है। तो ये जो है ब्राउन के अनुसार बताया गया है था कि शैक्षिक समाजशास्त्र जो है वो व्यक्ति तथा उसके सांस्कृतिक वातावरण के बीच जो अंतःक्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन है। रोसेक ने बताया कि शिक्षा समाजशास्त्र का वह पक्ष होता है जो आधारभूत शैक्षिक समस्याओं को हल करता है। तो रोसेक का कहना था कि शैक्षिक समाजशास्त्र का वह पार्ट होता है जो आधारभूत शैक्षिक समस्याओं को हल करता है। फिर गुड का कहना था कि शैक्षिक समाजशास्त्र इस बात का वैज्ञानिक ज्ञान करता है कि व्यक्ति सामाजिक समूहों में किस प्रकार रहते हैं, वे कैसी भाषा प्राप्त करते हैं तथा इन सामाजिक समूहों में कुशलतापूर्वक रहने के लिए उनको किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो गुड के अनुसार बताया गया कि शैक्षिक समाजशास्त्र व्यक्तियों को यह ज्ञान देता है कि उन्हें सामाजिक समूहों के साथ किस प्रकार रहना है, कैसी शिक्षा प्राप्त करनी है और कैसे सामाजिक समूहों में उन्हें कुशलता प्राप्त हो सकती है। अब हम देखते हैं कि शैक्षिक समाजशास्त्र जो है एजुकेशनल सोशियोलॉजी, इसके क्या उद्देश्य हैं, क्या एम्स हैं। तो हैरिंगटन के अनुसार कुछ उद्देश्य बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला उद्देश्य है कि विद्यालय को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारकों का अध्ययन करना। तो विद्यालय को जो कारक प्रभावित करते हैं उनका अध्ययन किया जाना चाहिए और सामाजिक कारकों का अध्ययन करते हुए व्यक्ति पर पड़ने वाले उनके प्रभावों को समझना। तो सामाजिक कारक जो हैं उनका अध्ययन करते हुए यह बताना कि व्यक्ति पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर तीसरा है सामाजिक तथा आर्थिक सांस्कृतिक प्रवृत्तियों को समझते हुए शिक्षा के पाठ्यक्रम का सामाजिक दृष्टि से नियोजन करना। तो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों को समझना और उनका शिक्षा के पाठ्यक्रम में और सामाजिक दृष्टि में नियोजन करना। चौथा है समाज के संदर्भ में शिक्षा के कार्य का ज्ञान प्राप्त करना और सामाजिक प्रगति की दृष्टि से विद्यालय के कार्य का ज्ञान प्राप्त करना। चौथा है लोकतांत्रिक सिद्धांतों को समझना, तो लोगों के बारे में जानना, वो क्या चाहते हैं, ये सारी चीज़ें समझना। फिर छठा था इसमें इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अनुसंधान की विधियों का उपयोग करना। तो ऐसे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनुसंधान की विधियों का उपयोग होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि शैक्षिक समाजशास्त्र का क्षेत्र क्या रहा है, स्कोप ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी। अब हम देखेंगे कि शैक्षिक समाजशास्त्र के कार्य क्या हैं। तो इसमें सबसे पहला कार्य है शैक्षिक समाजशास्त्र समाज के सदस्यों के नैतिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक, दार्शनिक, सामाजिक उत्थान में सहयोग करता है। दूसरा कार्य होता है सामाजिक शास्त्र का कि वह व्यक्तियों के विचारों में, उनके मूल्यों, व्यवहारों में परिवर्तन करता है समाज के प्रति, ताकि वह समाज के प्रति जो है अग्रसर हो सके। फिर तीसरा कार्य आता है कि समाज के उपयोगी रीति रिवाज, परंपराओं, धारणाओं और मूल्यों की रक्षा करना, उनके स्थायित्व को बनाए रखना। चौथा कार्य होता है सामाजिक शास्त्र का कि समाज को गतिशीलता प्रदान करना। पांचवा कार्य है शैक्षिक समाजशास्त्र समाज के सदस्यों का समाज के साथ समायोजन करता है और समाज के आदर्शों और मान्यताओं के अनुरूप जीवन व्यतीत करने के लिए शिक्षा देता है। फिर छठा कार्य होता है शैक्षिक समाजशास्त्र बालकों में समाज में रहने की क्षमता का विकास करता है और उनका सामाजिकरण किया जाता है। सातवां कार्य है शैक्षिक समाजशास्त्र व्यक्तियों के समूहों को समझने और उनके निर्माण की क्रिया को समझने और सामूहिक जीवन को समझने की योग्यता देता है। अब हम देखेंगे शैक्षिक समाजशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता और महत्व क्यों है। तो क्यों जरूरी है कि हम शैक्षिक समाजशास्त्र का अध्ययन करें और उसके महत्व को समझें। तो क्या महत्व है ये जानेंगे। शिक्षा का कार्य बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। उसका विकास शून्य से नहीं हो सकता है। शैक्षिक समाजशास्त्र की आवश्यकता और महत्व इन सारे बिंदुओं से प्रकट किया जा सकता है। तो शैक्षिक समाजशास्त्र की सहायता से समाज एवं विभिन्न स्वरूपों में प्रकृति और शिक्षा पर उनके प्रभावों का ज्ञान प्राप्त होता है।
शैक्षिक समाजशास्त्र की सहायता से शिक्षा की अवधारणा को समझने में सहायता मिलती है और शैक्षिक समाजशास्त्र के द्वारा ही अध्ययन से समाज की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित किया जा सकता है। शैक्षिक समाजशास्त्र से सामाजिक क्रियाओं के कारणों को उनके परिणामों का विश्लेषण किया जाता है और उनके ज्ञान से शिक्षा के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जा सकता है। शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षण विधियों का भी निर्माण करता है, उसमें सहायक होता है। इससे अनुशासन की समस्या को नैतिक अपराधों की पृष्ठभूमि में न देखकर बल्कि बालक की सामाजिक वातावरण की पृष्ठभूमि के रूप में देखा जाता है और शैक्षिक समाजशास्त्र की सहायता से विद्यालयों के स्वरूप को और उनके कार्यों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अब है शैक्षिक समाजशास्त्र का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है। एजुकेशनल सोशियोलॉजी का शिक्षा पर क्या इम्पैक्ट है ये देखेंगे। तो यह जनतांत्रिक और लोक कल्याणकारी शिक्षा के लिए एक आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इसके द्वारा बालकों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए इसमें जो है प्रयत्न किए गए थे। ब्रॉड शिक्षा के लिए इसमें प्रयत्न किए गए थे। शिक्षा के उत्तरदायित्व को स्वीकार कर अनेक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी कदम उठाए गए। विकलांग और मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा का उत्तरदायित्व इसमें समझा गया। शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई। तो शिक्षक को ट्रेनिंग दी गई ताकि वो बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा सकें और उनको मोटिवेट कर सकें, उनको सही ज्ञान दे सकें। शिशु शिक्षा और बाल मनोविज्ञान पर बल दिया गया और शिक्षा के अभाव में मॉनिटर प्रणाली को प्रारंभ किया गया था ताकि शिष्य अध्यापक हो सके और मॉनिटर किया जा सके। तो ये सारे इम्पैक्ट थे, ये सारे जो है महत्व हैं शैक्षणिक शिक्षा शास्त्र के, समाजशास्त्र के। अब देखेंगे कि शिक्षा का समाजशास्त्र सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या है। अभी तक हमने एजुकेशनल सोशियोलॉजी की बात की, अब हम सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे। तो शिक्षा एक ऐसा सशक्त माध्यम होता है जिसके द्वारा मनुष्य के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास संभव हो पाया है और शिक्षा हमारी संस्कृति की धरोहर है। सदियों से जीवित पाक ब्रिटिश भारत में भी वैज्ञानिक संस्कृति विद्यमान थी। तो पहले से ही भारत में वैज्ञानिक संस्कृति रही है और इसका जो अस्तित्व है वो हमारी कृषि और हस्तशिल्प पर निर्भर करता है, जिनके लिए खगोल शास्त्र, कृषि विज्ञान, गणित और मशीन विज्ञान की जानकारी आवश्यक होती है। शिक्षा का शब्दकोशीय अर्थ होता है चरित्र एवं मानसिक शक्तियों के विकास के लिए योजनाबद्ध शिक्षण। तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो यह होता है कि चरित्र अपनी व्यक्ति के चरित्र के लिए और उसके मानसिक शक्तियों के विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से उसे शिक्षण कराया जाए, उसे जो है लर्निंग कराई जाए। सभी मानव समाजों में शिक्षा एक आधारमूलक गतिविधि है। तो शिक्षा एक आधारमूलक गतिविधि मानी गई है हर एक समाज में। शिक्षा जिसे अंग्रेजी में एजुकेशन कहा जाता है, लैटिन में इसे एजुकेयर कहा जाता है, इसका अर्थ होता है पालन पोषण करना। तो शिक्षा का अर्थ ही है पालन पोषण करना। शिक्षा का उद्देश्य ओछे ज्ञान से नहीं अपितु ऐसे सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन माना जाता है। तो शिक्षा को एक सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन माना गया है। शिक्षा सामाजिकरण की एक प्रक्रिया है। शिक्षा के द्वारा ही बच्चा जो है सामाजिकरण उसका होता है, उसमें समाज के प्रति संबंध स्थापित होता है। तो सही सामाजिक मनोवृत्तियों का विकास करती है शिक्षा मनुष्य में, ताकि वे भविष्य का अच्छी प्रकार से सामना कर सकें। प्लेटो ने इसके बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं कि शिक्षा का उद्देश्य शरीर और आत्मा से सभी पूर्णता एवं सौंदर्य का विकास करना है जिसके वे योग्य हैं। तो शरीर और आत्मा का ऐसा विकास करना जिसके वह योग्य हैं और उनकी पूर्णता का विकास करना, उनके सौंदर्य का विकास करना,
ये प्लेटो का कहना था। फिर अरस्तु ने बताया कि शिक्षा का जो अर्थ होता है वो मनुष्य की क्षमताओं, उनकी विशेषताओं और उनकी मानसिक क्रियाओं का विकास करना है, ताकि वह सर्वोच्च सत्य, सौंदर्य और श्रेष्ठता की अनुभूति का आनंद प्राप्त कर सकें। तो मनुष्य की जब क्षमताएं विकसित होंगी, उनकी मानसिक शक्तियों का विकास होगा, तो वह जो है सर्वोच्च सत्य पर, उसके सौंदर्य पर और श्रेष्ठता की अनुभूति का आनंद प्राप्त करेंगे। शिक्षा का सामाजिक अर्थ पक्ष क्या है? तो शिक्षा का प्राथमिक कार्य बच्चों को अपना व्यक्तित्व विकसित करने और अपने अंदर अच्छी आदतों को डालने की ओर प्रवृत्त करना है। तो शिक्षा के द्वारा ही व्यक्तित्व का विकास होता है, इसका सर्वांगीण विकास होता है। इसीलिए प्रत्येक समाज में बच्चे को सबसे पहले यह सिखाया जाता है कि समाज में कौन सी चीज़ सबसे सरल और सबसे अच्छी है। तो यह ज्ञान समाज के द्वारा ही बच्चे को दिया जाता है। अरस्तु ने बच्चे की प्राथमिक शिक्षा में संगीत और परियों की कहानियों को इस्तेमाल पर जोर दिया है। तो बच्चे की प्राथमिक शिक्षा उसकी शिक्षा जो है संगीत के द्वारा और परियों की कहानी के द्वारा दी जानी चाहिए। उनके अनुसार अच्छा संगीत दुनिया की अच्छाई को प्रतिबिंबित करता है। तो अगर अच्छा संगीत होगा तो वह एक दुनिया की अच्छी झलक दिखाता है बच्चे को। शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? तो शिक्षा का अपार सामाजिक महत्व है। प्रारंभिक काल में दार्शनिकों ने इसके स्वरूप एवं उद्देश्यों को परिभाषित करने में पर्याप्त सोच विचार किया है और आधुनिक समय में भी विख्यात शिक्षा शास्त्रियों और शिक्षकों ने शिक्षा को अपनी कृतियों में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो कुछ कृतियाँ जो है डेफिनेशंस बताई गई हैं। रूसो के अनुसार बताया गया है कि शिक्षा का उद्देश्य बालक की प्राकृतिक प्रवृत्तियों को उसे उचित रूप से प्रशिक्षित करने के लिए जो है बुद्धिमत्ता पूर्वक निर्देशित करना है। और रूसी ने जन शिक्षा पर भी समर्थन दिया है। फ्रोबेल ने जो किंडरगार्टन प्रणाली के प्रवक्ता हैं, तो फ्रोबेल किंडरगार्टन प्रणाली के प्रवक्ता रहे हैं। उनका विश्वास है कि शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण जीवन है। तो शिक्षा का जो उद्देश्य है फ्रोबेल के द्वारा बताया गया वो पूर्ण जीवन बताया गया है। पेस्टोलॉजी ने बताया है कि शिक्षा का उद्देश्य सभी क्षमताओं को संतुलित करना, उनका संतुलित विकास हो सके और इसका अंतिम उद्देश्य जनता की दशा में उन्नति करना है। जॉन डीवी ने बताया है कि प्रगतिशील शिक्षा के आंदोलन का पिता था। जॉन डीवी को प्रगतिशील शिक्षा के आंदोलन का पिता बताया गया है और उनका विचार था कि शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं अपितु जीवन का जीना है। तो शिक्षा जो है किसी प्रकार की तैयारी नहीं है जीवन के लिए, बल्कि जीवन को जीना ही शिक्षा है। अर्नोल्ड ने शिक्षा के कुछ अन्य उद्देश्य बताए हैं, जिसमें आता है सामाजिकरण प्रक्रिया की पूर्ति करना, सांस्कृतिक विरासत का संचरण करना और मनोवृत्तियों में सुधार करना, व्यावसायिक स्थापना करना, प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करना। तो ये अर्नोल्ड के द्वारा कुछ उद्देश्य बताए गए हैं। ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू एवरीवन।